हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली महिला वीसी प्रोफेसर अल्पना कटेजा। इनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और इस दौरान जो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई, जो उपलब्धियाँ रहीं उस पर चर्चा करेंगे और वो जो नवाचार इन्होंने किया है इस विश्वविद्यालय में पहली बार जो चीज़ें हुई हैं इनके द्वारा, उस पर भी चर्चा करेंगे। किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें रन कर पाई, जैसे नैक हो, तमाम ऐसी बातें से बात करेंगे। आपका एबीपी लाइव पर स्वागत है। धन्यवाद। जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय में बहुत पहली बार महिला वीसी के रूप में आप आई यहाँ, तो क्या चुनौतियाँ रहीं आपके पूरे 1 साल के कार्यकाल में और किन उपलब्धियों को आपने प्राप्त किया है? देखिए, मुझे अभी हाल ही में यहाँ पर 1 साल पूरा हुआ और राजस्थान विश्वविद्यालय को गौरव प्राप्त है राज्य के सबसे बड़े और सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के रूप में। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, बल्कि मैं कहूँगी 2-3 दशकों से लगातार यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं होने से और कोर्सेज़ जो चल रहे हैं उसमें परिवर्तन नहीं करने से, इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट उसका रिनोवेशन नहीं होने से कई सारे चैलेंजेस सामने हैं। तो जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इस विश्वविद्यालय का गौरव पुनर्स्थापित हो। तो इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में कई सारे काम आरंभ किए गए हैं। कुछ के सैपलिंग्स दिखने लगे हैं, कुछ मुझे लगता है आने वाले कुछ ही महीनों में और भी अच्छे तरीके से रिजल्ट दिखने लगेंगे। विश्वविद्यालय में जब आप वीसी नहीं थी तो एक यहाँ पर माहौल बना रहता था हमेशा, कुछ लोग छात्र हमेशा आंदोलन तमाम चीज़ें होती रहती थी, कई सारी बातें होती थी, कहते थे लोग पठन पाठन का कार्यक्रम जो है प्रभावित होता था। उसे कैसे आपने संजोया कि चीज़ें ठीक से चलती रहें और उसमें बाधित न हो पढ़ाई? हम सभी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और मुझे लगता है कि अगर कहीं पर कोई भी अनरेस्ट है, कहीं पर कोई उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा रहा है, तो धरना प्रदर्शन होगा ही। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस तरीके की परिस्थिति ही उत्पन्न ना हो। अगर परिस्थिति है तो संवाद कायम हो। तो मेरी प्राथमिकता थी कि ऐसे सभी बच्चे जिनको किसी भी तरीके की कोई समस्या है, चाहे वो छात्र संगठन हो, चाहे वो आम बच्चा हो, उनसे संवाद कायम किया जाए। तो मैंने उनसे नियमित संवाद कायम किया। मेरे यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट कभी भी मिल सकते हैं, उनके कोई भी समस्या है उसकी बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि अभी सभी यूनिट्स के अंदर जो भी रेस्पॉन्सिबल वहाँ पे व्यक्ति हैं वो बच्चों की समस्याओं को ध्यान से सुने और उनका समाधान निकालें। अगर वहाँ नहीं होता है तो एक स्टूडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बनाया गया है, एक लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। बच्चे वहाँ पर ऑनलाइन अपनी समस्या को डाल सकते हैं, एक समयबद्ध तरीके से उनका समाधान होगा, वो होना है, उस पे पोर्टल पे दिखता है वो। अगर नहीं होगा तो लोकपाल तक भी वो समस्या जा सकती है और मतलब यहाँ तो वो समस्या लेके आ ही सकते हैं। जब आप आई तो नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी थी और सरकार का पूरी तरह से फोकस है, राज्यपाल का फोकस है कि नई शिक्षा नीति जो है विश्वविद्यालयों में लागू हो, तो उसे कैसे कर पा रही हैं आप? कितना काम हो पाया है अभी तक? क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई, लेकिन हमारे राज्य में उसको लागू करने में बहुत देरी हुई, लेकिन 2023-24 से उसे लागू किया गया। तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या में जहाँ स्टूडेंट्स हों और फिर नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स हों, उनके साल में 2 बार एग्ज़ाम कराना, उसके साथ में कई सारी और शर्तें हैं कि इंटरनल भी एग्ज़ाम होगा, तो कुल मिला के साल में 4 बार एग्ज़ाम होगा। फिर कोर्सेज़ अलग अलग तरह के हैं, वैल्यू एडेड कोर्स है, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज़ हैं, और फिर जो स्कीम बदली है उसमें मतलब मुझे तो ये कहना पड़ रहा है कि महाविद्यालय प्रशासन को, टीचर्स को भी पहले समझाना कि किस तरीके का ये स्कीम है, इस स्कीम में कितने पेपर चलेंगे, कितने इंटरनल होने चाहिए, ये चुनौती निश्चित थी। लेकिन हमारे यहाँ पर एनईपी सेल है, एनईपी कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके साथ में सहयोग से लगातार वर्कशॉप्स की गई, जिसमें हमने एक काम और भी किया कि हर कॉलेज के अंदर एनईपी काउंसलर्स भी बनवाए हैं जो ये बताएंगे कि ये स्कीम क्या है, उनको किस तरीके से आना है। क्योंकि बच्चों को अभी भी ये नहीं पता है कि उन्हें इंटरनल देना है, इंटरनल में पास होना आवश्यक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं, इंटर्नशिप करनी है तो कितना है, कितने कोर्स उसको ऑप्ट करने। तो ये सारी जानकारियाँ बराबर हमारी टीम ने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके, सर्कुलर्स इशू करके, उनसे संवाद कायम करके ये सर्कुलेट किया है। अब नैक पे आ जाते हैं, बहुत वर्षों से यहाँ पर नैक नहीं हो पाया,
राज्यपाल अभी पिछली बैठक में भी कह रहे थे नैक करवाना है, सभी विश्वविद्यालयों को करवाना है, तो उस पे क्या रहा, आपको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि बहुत वर्षों से हो नहीं पा रहा था, उस पे आपके क्या अभी प्रोग्रेस है नैक पे? देखिए, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए उसका जो प्रेस्टीज होता है वो उसकी ग्रेडिंग होती है। अगर हमें ग्रेडिंग प्राप्त नहीं है तो वो जुड़ी हुई है फंडिंग से। अगर बच्चों को कोई सुविधा देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, मार्कशीट में छपा आता है, जहाँ पे भी यूनिवर्सिटी का नाम आता है उसके साथ में ग्रेड लिखी होती है। हमारी ग्रेड 3 साल पहले ही लैप्स हो चुकी। वो नहीं होने के कारण कई सारी समस्याएं ये सभी आई हमारे, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये आई कि जब हमने नैक के काम को शुरू किया तो 2016 से लेकर के अब तक का डॉक्यूमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम थी। तो क्योंकि अब इतना पुराना अगर हम डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो कहीं ना कहीं पर दिक्कत आती है, तो खैर उसे सहेजा गया और उसे इकट्ठा किया गया और हमने AQR सबमिट की, वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हुई, IIQA एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद SSR एक्सेप्ट हो गया हमारा, अब हमारा SSS हो चुका, उसके बाद DVV प्रोग्रेस में है और बहुत जल्दी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पीयर टीम विजिट होगा और हमें नैक एक्रेडिटेशन प्राप्त हो जाएगा। क्या चुनौती मानती हैं विश्वविद्यालय में? बारिश के समय में तमाम बिल्डिंगों की चर्चा होती थी और तमाम ऐसी बातें आती थी, तो क्या मानती हैं कुछ चुनौतियां हैं विश्वविद्यालय में जो करना है? चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। जहाँ से आपने शुरू किया उसी से करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स 60 साल 70 साल पुरानी है, 70 साल से भी पुरानी भी हैं। 70 साल भी पुरानी अगर हैं तो आप ये देखिए कि उनमें मेंटेनेंस नहीं हुआ है। और इस बार जो बारिश हुई उसने डेफिनेटली हमें बता दिया कि इसके मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई जगह फॉल सीलिंग गिरना, सीपेज होना, दीवारें गीली होने के कारण, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आई हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें रिनोवेशन की बहुत ज़रूरत है, मेंटेन किया जाना चाहिए, ये समस्या है। मुझे लगता है कि एक बड़ी समस्या है विश्वविद्यालय के अंदर एकेडमिक माहौल तैयार होना चाहिए। जो एकेडमिक माहौल है उसके लिए हमें टीचर्स की ज़रूरत है। हमारे यहाँ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जितनी भी वैकेंट पोजीशन है, मतलब टोटल का 56%, मोर देन हाफ हमारे यहाँ वैकेंट पोजीशन है टीचिंग में, नॉन टीचिंग में इससे भी ज़्यादा है। तो हम जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए एक समस्या आ जाती है कि हमारे पास फैकल्टी ही नहीं है। विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स का नंबर इतना ज़्यादा है कि हम उनको मैनेज करें, उनको अच्छे से हम अकादमिक माहौल अगर दिलवाएं तो उसके लिए रिक्रूटमेंट होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। बहुत लंबे लंबे गैप के बाद जब होता है तो जो फैकल्टी आती है उसकी ग्रूमिंग नहीं होने के कारण अलग तरीके की समस्याएं आने लगती हैं। इसलिए लगातार रिक्रूटमेंट होते रहने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्या संदेश है विश्वविद्यालय के लिए? अब आपको जो चीज़ें दिखी हैं, विश्वविद्यालय के जो जुड़े लोग हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? विश्वविद्यालय के लिए संदेश है, यस वी कैन डू इट। हमने ISO सर्टिफिकेशन करवाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ नई चीज़ें जुड़ी हैं, जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ हॉल पे हमने पोजीशन लिया और कई सारी वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं। नए संविधान पार्क है, कई सारे ऑडिटोरियम्स हैं। CSR के अंदर हम बहुत सारी कंप्यूटर लैब वगैरह हमने करवा लिया है, जो कि मैंने कहा कि आने वाले कुछ समय में दिखने लगेंगी। तो बदलाव हो रहा है, बदलाव हो सकता है और हम बदलाव करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। ये थी हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर अल्पना कटेजा। इनका कहना है कि विश्वविद्यालय में बदलाव जारी है और चीज़ों को बदला जा रहा है, ये ठीक की जा रही है। आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलाव के रूप में दिखाई देगा। ABP लाइव में संतोष पांडे, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.